नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी जिसमें हम उत्तराखंड इतिहास के अंतर्गत डॉक्टर अजय सिंह रावत की किताब उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास को यहाँ पर चैप्टर वाइज कवर कर रहे थे। इसकी हमने एक क्लास पढ़ ली थी, आज इसकी हम दूसरी क्लास लेके आए हैं। जिन्होंने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इससे पहले की क्लास में जो लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था, किमनी गांव जहां से सफ़ेद रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए थे, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे जो इसका पहला पॉइंट है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें ब्राह्मण ग्रंथों की, तो ब्राह्मण ग्रंथों की जो रचना की गई, तो वेदों को अच्छे तरीके से समझने के लिए इनकी रचना की गई थी। इसमें से एक ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण। तो इसमें भी उत्तराखंड का उल्लेख किया गया है। किस नाम से ये उल्लेख किया गया है? तो उत्तर कुरु नाम से ये उल्लेख किया गया है। तो आपको ये याद रखना है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड का नाम उत्तर कुरु मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। अगला पॉइंट है, कौशिकीय ब्राह्मण ग्रंथ में वाक देवी का निवास स्थान बताया गया है। देखिए फ्रेंड, एक ब्राह्मण ग्रंथ और है जिसका नाम है कौशिकीय ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें जो वाक देवी है, वाक यानी कि वाणी, देवी यानी देवी, तो वाणी की देवी कौन है? सरस्वती है। तो इनका जो निवास बताया गया है, तो कहाँ पर बताया गया है? तो बद्रिकाश्रम यानी कि बद्रीनाथ में ये बताया गया है। अगला पॉइंट है, जो षष्टिलाक संहिता है, तो इसकी भी रचना उत्तराखंड में की गई। तो उत्तराखंड के किस स्थान पर की गई? तो बद्रिकाश्रम में की गई। और किसने की है? तो वेद व्यास जी ने ये की है। तो ये भी आपको याद रखना है, षष्टिलाक संहिता की रचना किसने की है? तो वेद व्यास ने की है। अगला पॉइंट है, केदार खंड में हिमालय को कितने भागों में यहाँ पर बांटा गया है? देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें स्कंद पुराण को दो भागों में बांटा गया है, गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो केदारखंड है, इसमें हिमालय को कितने भागों में यहाँ पर बांटा गया है? अगर हम इसकी बात करें तो 5 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? इसमें पहला है नेपाल हिमालय, दूसरा मानसखंड, तीसरा केदारखंड, चौथा है जालंधर हिमालय और पांचवा है कश्मीर हिमालय। तो ये किस में बांटे गए हैं? तो केदारखंड में हिमालय के ये 5 भाग हैं, तो इसी में इनको बांटा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, समस्त तीर्थों का शिरोमणि एवं समग्र पापों का विनाशक किस क्षेत्र के लिए यहाँ पर कहा गया है? तो देवप्रयाग के लिए ये कहा गया है। और किस ग्रंथ में ये कहा गया है? तो महाभारत में ये कहा गया है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। महाभारत के अनुसार समस्त तीर्थों का शिरोमणि एवं समग्र पापों का विनाशक किसे माना गया है? तो देवप्रयाग को यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानस खंड के अनुसार भगवान शिव ने कहाँ पर तपस्या की थी? देखिए फ्रेंड, मानस खंड में कुमाऊं का जिक्र किया गया है, कुमाऊं का उल्लेख किया गया है। तो मानस खंड के अनुसार भगवान शिव ने अल्मोड़ा के अंदर जागेश्वर में तपस्या की थी और यहीं पर उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म भी हुआ था। अगर हम बात करें पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा के विवरण के अनुसार सबसे ज़्यादा किस शब्द का इस क्षेत्र के लिए प्रयोग हुआ है? तो पर्वत एवं हिमवंत शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। किसके लिए? तो उत्तराखंड का जो हिमालय क्षेत्र है, या फिर उत्तराखंड के लिए हिमवंत एवं पर्वत शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर कुरु एवं दक्षिण कुरु शब्द का उल्लेख भी उत्तराखंड के लिए मिलता है। तो ये किस पर्व में मिलता है? तो आदि पर्व में मिलता है। देखिए फ्रेंड, आदि पर्व, वन पर्व, ये सारे किससे संबंधित है? तो महाभारत से संबंधित है। महाभारत में टोटल 18 पर्व हुए हैं, जिनमें से एक आदि पर्व है और इसमें उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु एवं दक्षिण कुरु शब्द का भी प्रयोग हुआ है। अगर हम बात करें आदि पर्व, इसमें अन्य किसका उल्लेख किया गया है? तो महाभारत के आदि पर्व के अनुसार जब पांडव वनवास के दौरान इस क्षेत्र की यात्रा करते हैं, तो अर्जुन का विवाह होता है गंगाद्वार में। गंगाद्वार यानी कि हरिद्वार में होता है। और किसके साथ होता है? तो ऐरावत कुल के राजा कौरव की पुत्री उलूपी से। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि अर्जुन का विवाह गंगाद्वार में किससे होता है? तो ऐरावत कुल के नागराज कौरव की पुत्री उलूपी से कहाँ पर होता है? गंगाद्वार में होता है। और किस पर्व में यह उल्लेख मिलता है? तो आदि पर्व में यह उल्लेख मिलता है। देखिए फ्रेंड, महाभारत के 3 पर्व अन्य हैं, जिसमें से सभा पर्व है, आरण्यक पर्व है और भीष्म पर्व है। ये हमें यहाँ पर किसकी जानकारी देते हैं? एक तो कुणिंदों की जानकारी देते हैं, या फिर कुणिंद राजा सुबाहु की यहाँ पर जानकारी देते हैं। महाभारत के इन पर्वों के अनुसार जब पांडव इस क्षेत्र में आते हैं, तो जो श्रीनगर है यानी कि श्री क्षेत्र है, वहाँ पर एक राजा शासन कर रहा होता है जिसका नाम है सुबाहु, और उसकी राजधानी कहाँ पर है? श्रीनगर यानी कि श्री क्षेत्र या फिर श्रीपुर, जो भी कहना है, तो श्री क्षेत्र में स्थित है। तो राजा कौन सा है? तो राजा सुबाहु है। उसकी राजधानी कहाँ पर है? तो सुबाहुपुर, जो आज का श्रीनगर है। ये सारा उल्लेख कहाँ मिलता है? तो महाभारत में मिलता है। महाभारत के भी सभा पर्व, आरण्यक पर्व, भीष्म पर्व, इन सब में इसका उल्लेख किया गया है। ये भी आपको याद रखना है।
देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें मौर्य साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित था, यानी कि जो मौर्यों की उत्तरी सीमा थी कहाँ तक फैली थी, तो वो उत्तराखंड तक फैली थी। इसके अगर प्रमाण की बात करें कहाँ से ये प्रमाणित होता है, तो सम्राट अशोक का एक शिलालेख है जो कि कालसी में स्थित है। इस शिलालेख की अगर डेट देखें तो 257 ईसा पूर्व का ये शिलालेख है। और इसकी लिपि और भाषा की अगर बात करें तो प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में इस पर लेख लिखा गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि जो यहाँ के निवासी हैं वो कौन है, तो वो पुलिंद हैं। बाद में यही पुलिंद कुड़िंद से रिलेट किए गए, तो वो पुलिंद हैं। और यहाँ का जो क्षेत्र है वो अपरांत है। इस क्षेत्र का नाम क्या मिलता है, तो अपरांत मिलता है। तो यहाँ से भी कुड़िंदों की जानकारी मिलती है। देखिए फ्रेंड, इसके साथ साथ हमें कुड़िंदों की यहाँ पर मुद्राएं प्राप्त होती हैं जो रजत यानी कि चांदी और ताम्र यानी कि तांबे की बनी होती थी। अगर इन मुद्राओं की बात करें तो इनकी जो लिपि थी, इन पर जो लेख लिखा गया है वो ब्राह्मी एवं खरोष्टी में लिखा गया है। और कुड़िंदों की जो अल्मोड़ा से 4 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं तो वो लंदन संग्रहालय में यहाँ पर रखी गई हैं। देखिए फ्रेंड, जो कुड़िंदों की मुद्राएं हैं उनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहली तो है अमोघभूति प्रकार की, यानी कि जो राजा अमोघभूति की थी। दूसरी है अल्मोड़ा प्रकार की, यानी कि जो अल्मोड़ा से प्राप्त हुई है। और तीसरी है छत्रेश्वर प्रकार की, यानी कि जो राजा छत्रेश्वर की मुद्राएं थी, या फिर उन पर भगवान शिव का जो चित्र बनाया गया है उस टाइप की जो मुद्राएं थी। क्योंकि जो छत्रेश्वर है वो भगवान शिव को ही माना जाता है ना। तो 3 टाइप के आपने याद रखना है, छत्रेश्वर, अमोघभूति और अल्मोड़ा। तो ये 3 टाइप की थी। अगर हम बात करें कत्यूर घाटी से ही कुड़िंदों की कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, तो 54 हमारे यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। 54 मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है, तो कत्यूर घाटी से हुई है। और अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं कहाँ रखी गई हैं, तो वर्तमान में लंदन संग्रहालय में रखी गई है। अगर हम बात करें कुड़िंद वंश का सबसे प्रतापी शासक, तो वो अमोघभूति था, जो कि इसके सिक्कों से पता चलता है। इसके सिक्कों पर प्राकृत भाषा में राज्ञो कुड़िंदस अमोघभूतिस से लिखा हुआ है ना। राज्ञो कुड़िंदस अमोघभूतिस महरजस, महरजस, ये सब लिखा गया है किसके सिक्के पर, तो अमोघभूति के सिक्कों पर लिखा गया है। ऊपर से इसके जो सिक्के हैं वो चांदी के बने हुए हैं। चांदी के सिक्के वही बनाएगा जिसके पास धन दौलत ज़्यादा होगी। धन दौलत ज़्यादा होगी तो अपने आप में वो एक महान शासक होगा, है ना। इसलिए प्रतापी शासक बताया गया है अमोघभूति को। अगला अगर पॉइंट देखें तो बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका, तो ये बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका देहरादून से प्राप्त हुई है। यज्ञ वेदिका यानी कि जहाँ पर हवन होता है ना। तो ये किसकी है, तो सीलवर्मन की है। देखिए फ्रेंड, जो ये सीलवर्मन है इसको अगर हम देखें तो ये गोत्रीय राजवंश से संबंधित है। तो ये भी आपको याद रखना है, सीलवर्मन किस वंश से संबंधित है, तो गोत्रीय राजवंश से। इसकी जो यज्ञ वेदिका है ये बाड़वाला से प्राप्त होती है। और इसने यमुना के तट पर अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ पर करवाए थे। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें लाखामंडल शिलालेख, लाखामंडल से एक 6वीं से 7वीं सदी का एक शिलालेख प्राप्त होता है जिस पर हमें नाम मिलता है राजकुमारी ईश्वरा का। देखिए फ्रेंड, जो ये ईश्वरा है ये यदुराज वंश से संबंधित है। और ये यहाँ पर बताती है कि जो यदुराज वंश है इसकी राजधानी कहाँ है, तो सिंहपुर है। इसने इसमें किसका उल्लेख किया है, तो यहाँ पर इनकी 11 पीढ़ियों के 12 शासकों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, किस शिलालेख में यदु राजवंश के 11 पीढ़ियों के 12 शासकों का उल्लेख किया गया है, तो वो लाखामंडल शिलालेख में किया गया है। और किससे ये संबंधित है, तो राजकुमारी ईश्वरा से ये संबंधित है। अगला पॉइंट है गोपेश्वर त्रिशूल लेख। तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर से प्राप्त होता है जो कि नागवंशी राजा गणपति नाग से संबंधित है। देखिए फ्रेंड, ये जो त्रिशूल लेख है ये भी 6वीं सदी से संबंधित है, यानी कि 6वीं सदी में ये लिखा गया है। इस पर 4 राजाओं के नामों का उल्लेख किया गया है जिसमें से अंशुनाग, विभुनाग, स्कंदनाग और गणपति नाग, इन चारों का हमें यहाँ पर नाम प्राप्त होता है। अगर कभी पूछा गोपेश्वर त्रिशूल लेख किसका है, तो वो गणपति नाग का है। जबकि कितने राजाओं का यहाँ पर उल्लेख है, तो 4 नाग राजाओं का यहाँ पर उल्लेख है। ठीक है फ्रेंड, अगर हम बात करें कर्तरपुर राज्य का उल्लेख, तो उत्तराखंड के लिए कर्तरपुर राज्य का उल्लेख भी किया गया है। ये कहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पर कर्तरपुर राज्य हुआ करता था, तो ये प्रयाग प्रशस्ति। देखिए फ्रेंड, प्रयाग प्रशस्ति ये था क्या, जो भारत के अंदर गुप्त वंश के शासक थे समुद्रगुप्त। तो ये क्या करते हैं, प्रयाग यानी कि इलाहाबाद के अंदर एक लेख लिखवाते हैं, प्रशस्ति यानी कि राजा की आज्ञा के अनुसार जो लिखा गया है, तो वो लेख लिखवाते हैं। और ये बताते हैं कि जो गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा है वहाँ पर एक राज्य हुआ करता है जिसका नाम है कर्तरपुर। तो इससे भी रिलेट किया गया कि कर्तरपुर कहाँ था, तो मध्य हिमालय या फिर हिमालय क्षेत्र में एक राज्य हुआ करता था। ये आपको याद रखना है। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है, तो समुद्रगुप्त से है। और ये किसने लिखी है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन बनता है, तो समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि थे हरिसेन। तो इनके द्वारा ये प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है।
प्रशस्ति क्या होता है? राजा की आज्ञा के अनुसार जो भी राजा ने कहा है उसको लिखना है ना। तो समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया गया है, प्रयाग के अंदर ये लिखा गया था, तो आपको याद रखना है। अगर इसी के साथ साथ हम बात करें गोविषाण राज्य की पहचान किसने की है? देखिए फ्रेंड, जो गोविषाण राज्य है ये कहा गया है किसके लिए? काशीपुर के लिए, कि काशीपुर के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहां पर एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था गोविषाण। जो ये गोविषाण है इसकी पहचान काशीपुर से कौन करता है? तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम करते हैं। भारत में पुरातत्व का जनक भी कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को, तो यही इस गोविषाण राज्य की यहाँ पर पहचान करते हैं। अगला पॉइंट है कत्यूरी शब्द। देखिए फ्रेंड, जो कत्यूरी राजवंश है इनके लिए कत्यूरी शब्द किसने दिया है? तो एटकिंसन ने सर्वप्रथम इनके लिए कत्यूरी शब्द प्रयोग किया है, क्योंकि इनकी राजधानी बाद में क्या हो गई थी? कत्यूर घाटी चली गई थी। पहले तो कार्तिकेयपुर जोशीमठ के अंदर थी, बाद में कत्यूर घाटी चली गई, जिस कारण इनको कत्यूरी कहा जाने लगा। अगर हम बात करें कत्यूरी वंश के प्रथम परिवार का संस्थापक कौन था? तो वो बसंत देव था, है ना। आगे हम कत्यूरी वंश के बारे में पढ़ेंगे, अभी ये पॉइंट लेते हुए यहाँ पर चलेंगे। तो कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? तो वो बसंत देव था। अब हम बात करेंगे तालेश्वर ताम्रपत्र। देखिए फ्रेंड, जो तालेश्वर है ये पिथौरागढ़ के अंदर है और यहाँ से एक ताम्रपत्र की खोज हुई थी 1915 के अंदर, और 5वीं से 6वीं शताब्दी के आसपास का ये ताम्रपत्र है। इसमें जो उल्लेख किया गया है ब्रह्मपुर राज्य का उल्लेख किया गया है और कार्तिकेयपुर राज्य का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो कभी प्रश्न आए तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किससे है? तो ब्रह्मपुर राज्य से है, या फिर ब्रह्मपुर का जो पौरव राजवंश है, पौरव राजवंश, इसकी यहाँ पर ये जानकारी देता है। तो ये आपको याद रखना है। किस भाषा में तालेश्वर ताम्रपत्र है? तो संस्कृत भाषा में है, और लिपि पूछेगा तो ब्राह्मी लिपि में ये हो जाएगा। ये 2-3 पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगर हम बात करें पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र चमोली के अंदर से प्राप्त हुआ है। चमोली के अंदर जो पांडुकेश्वर है वहीं से प्राप्त हुआ है। इसमें किसका उल्लेख किया गया है? तो कार्तिकेयपुर जो राजवंश है उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो दोनों अलग अलग हैं। तालेश्वर पूछेगा तो ब्रह्मपुर राज्य यानी कि पौरव राजवंश की यहाँ पर जानकारी देता है, और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र कार्तिकेयपुर राजवंश की यहाँ पर जानकारी देता है। अगर हम बात करें पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में है, तो ये भी संस्कृत भाषा में है और लिपि ब्राह्मी है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें हुइनसांग ने उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो पोली हिमोपुलो शब्द का इसने उत्तराखंड के लिए प्रयोग किया है, जिसका अर्थ निकाला गया ब्रह्मपुर। तो ब्रह्मपुर पर किसका शासन था? तो पौरव राजवंश का शासन था। ये भी आपको याद रखना है। पोली हिमोपुलो का अर्थ क्या निकाला गया? तो ब्रह्मपुर निकाला गया। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें हुइनसांग की उत्तराखंड यात्रा, सबसे पहले ये भारत आता है 629 में, और 645 तक ये भारत के अंदर रहता है। सम्राट हर्षवर्धन के समकालीन ये भारत आया था, यानी कि उन्हीं के शासनकाल में इसने भारत की यात्रा की थी, और भारत में बहुत सारी जगह इसने भ्रमण किया था, और अलग अलग स्थानों को अलग अलग नामों से इसने संबोधित किया था। देखिए फ्रेंड, अगर उत्तराखंड की यात्रा के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसने 634 में उत्तराखंड में हरिद्वार की यात्रा की थी, और हरिद्वार को इसने क्या नाम दिया है? तो मोयुलो नाम दिया है। और हरिद्वार का क्षेत्रफल बताया इसने 20 ली। ली कोई चाइनीज पैमाना हुआ करता था, उसमें नापा है इसने हरिद्वार का क्षेत्रफल 20 ली। तो ये भी आपको याद रखना है। गंगा के लिए इसने एक शब्द दिया है जिसका नाम था महाभद्रा। तो गंगा के लिए महाभद्रा शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो ये भी हुइनसांग ने किया है। साथ ही साथ इसने शत्रुघ्न राज्य का भी यहाँ पर उल्लेख किया है कि जो यमुना और सतलुज है इनके मध्य एक राज्य हुआ करता है जिसका नाम है शत्रुघ्न राज्य। जैसे मैंने बताया ब्रह्मपुर का भी इसने उल्लेख किया है, पोलीहिमोपुलो बोल के। तो ब्रह्मपुर पर किसका शासन था? पौरव राजवंश का शासन था। और सबसे इंपॉर्टेंट, गोविषाण राज्य की इसने यात्रा की थी। तो गोविषाण राज्य की यात्रा कब की है? 636 में इसने गोविषाण राज्य की यात्रा की है। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें हुइनसांग के अनुसार जो गोविषाण राज्य था वो कहाँ था? पश्चिम में रामगंगा से लेकर पूर्व में शारदा नदी के मध्य गोविषाण राज्य यहाँ पर फैला था। अगर हम बात करें कनिंघम के अनुसार जो काशीपुर है इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का पीलीभीत और रामपुर, तो ये भी क्या था? गोविषाण राज्य में सम्मिलित था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। गोविषाण राज्य के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे? एक तो काशीपुर है, दूसरा उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जनपद है, और रामपुर जनपद है। तो ये किस में आते थे? गोविषाण राज्य के अंतर्गत आते थे। कौन कहता है? कनिंघम कहते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें हुइनसांग ने गोविषाण के लिए एक शब्द दिया है क्यूपी स्वंगना। क्यूपी स्वंगना, है ना, क्यूपी स्वंगना। तो ये शब्द दिया है, इसका जो अर्थ निकाला गया गोविषाण निकाला गया। और जो कनिंघम है तो गोविषाण को किससे रिलेट करते हैं? तो काशीपुर से ये रिलेट करते हैं। देखिए फ्रेंड, अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के अंदर जो कार्तिकेयपुर राजवंश था, इन्होंने यहाँ पर 700 से लेकर 1050 ईस्वी तक लगभग 300 सालों तक या 350 सालों तक यहाँ पर शासन किया है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मध्य हिमालय का पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था? तो वो कत्यूरी राजवंश था। ये सभी लोग जानते होंगे, पढ़ा भी होगा।
इनके अभिलेखों की बात करें अगर, तो इनके कुल 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनकी भाषा क्या थी, संस्कृत थी, और लिपि क्या थी, कुटिला थी। ये भी आपको याद रखना है, कुटिला लिपि एवं भाषा संस्कृत थी। अगर हम कत्यूरी राजवंश के परिवारों की बात करें, तो इसमें स्टार्टिंग में 3 परिवार हुए हैं, जिनके 14 नरेशों ने 300 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया है। अगर इनकी राजधानी की बात करें, तो राजधानी कार्तिकेयपुर, जो कि जोशीमठ के अंदर थी, और संस्थापक बसंत देव इस राजवंश का हुआ है। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड का एकीकरण कर राज किया था। ठीक है फ्रेंड, एकीकरण यानी कि पहले क्या था, जो कत्यूरी राजवंश के शासक हुए हैं, जोशीमठ के आसपास ही इनका क्षेत्र हुआ करता था। बाद में एक शासक आया ईष्टगण देव, तो इसने क्या किया, जोशीमठ के साथ साथ संपूर्ण कुमाऊं को भी अपने अधिकार में ले लिया और शासन करने लग गया। तो यानी कि उत्तराखंड का एकीकरण करके राज किसने किया, तो ईष्टगण देव ने सर्वप्रथम किया है ना। बाद में इसने जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिश, नटराज आदि मंदिरों का निर्माण भी करवाया है। अगर हम बात करें कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी शासक, तो वो ललित सूर्यदेव था, और इन्हीं के सर्वाधिक ताम्रपत्र भी प्राप्त हुए हैं, है ना। इन्हीं को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कलिकलंक पंक मग्न धरती के उद्धार के लिए भरावतार भी बताया गया है ना। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें ललित सूर्यदेव, इनका राज्यारोहण होता है 832 ईस्वी में होता है, और 832 से लेकर 853 के आसपास तक ये उत्तराखंड के अंदर शासन करते हैं। अगला पॉइंट है, इनका जो तीसरा परिवार है, इसका अंतिम शासक कौन होता है, सुभिक्ष राजदेव होता है। यानी कि शुरुआत के जो 14 शासक है, पहला बसंत देव था और अंतिम कौन था, सुभिक्ष राजदेव था। इसकी राजधानी की अगर बात करें, तो सुभिक्षपुर, जो कि जोशीमठ के नज़दीक हुआ करती थी। तो प्रश्न आएगा, जोशीमठ शाखा का जो अंतिम कत्यूरी नरेश था, तो वो कौन था, सुभिक्ष राजदेव था। बाद में बैजनाथ राजधानी चली जाती है, उसके बाद जो कत्यूरी है अनेक भागों में ये टूट जाते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें बागेश्वर शिलालेख, तो बागेश्वर शिलालेख का संबंध किस शासक से है, तो त्रिभुवन राज से बागेश्वर शिलालेख का संबंध है, क्योंकि जो ये त्रिभुवन राज है अपने वंश का संस्थापक बसंत देव को यहाँ पर बताता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है बैजनाथ मंदिर का निर्माण। देखिए फ्रेंड, अगर बैजनाथ मंदिर के निर्माण की बात करें, तो कत्यूरी शासक भूदेव ने बैजनाथ मंदिर का निर्माण किया है, और इसी भूदेव को बौद्ध धर्म का विरोधी होने के कारण बुद्ध श्रमण रिपु, बौद्धों का रिपु यानी कि शत्रु बताया गया है। बुद्ध श्रमण रिपु किसे कहा गया है, तो भूदेव को कहा गया है। अब इनके प्रशासन के बारे में 2-4 पॉइंट जान लें। कत्यूरी राजवंश के शासकों का जो राजनीतिक व्यवस्था थी, इनकी जो शब्दावली है, उनके बारे में क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्रांतपाल। तो प्रांतपाल क्या होता था, तो सीमाओं का रक्षक होता था प्रांतपाल। इसके साथ साथ घटपाल, तो घटपाल क्या होता था, गिरी द्वारों का रक्षक। गिरी द्वारों यानी कि गिरी यानी कि पर्वत, द्वार यानी कि द्वार, यानी कि राज्य की ओर आने वाला ऐसा रास्ता जो पर्वतों से होकर गुजरता है, तो उनके रक्षक क्या कहलाते थे, घटपाल कहलाते थे। अगला है वर्मपाल। तो वर्मपाल क्या होता है, सीमावर्ती मार्गों से आने जाने वालों पर निगरानी रखना, तो उनको कहते थे वर्मपाल। इसी के साथ साथ एक पोस्ट और थी, नरपति, जिनका कार्य था नदी घाटों पर आवागमन की सुविधा करना, टैक्स वसूलना, संदिग्ध व्यक्तियों की छानबीन करना। तो ये सारे कार्य किसके थे, नरपति के थे। अगर हम इनकी सेना के बारे में बात करें, तो सेना इनकी 4 प्रकार की थी। पहली थी पैदल, जिसका मुखिया होता था गौलमिक। दूसरी थी अश्वारोही, यानी कि जिसमें घोड़े होते थे, इसका जो मुखिया होता था अश्व बलाधिकृत, इसका मुखिया होता था। तीसरी थी गजारोही, गजा यानी कि हाथी सेना थी, इसका मुखिया था हस्ती बलाधिकृत। हस्ती से याद रखना, हस्ती यानी कि हाथी, अश्व यानी कि घोड़ा, सारे नाम से ही पता लग रहा है। अगला है उष्ट्रारोही। उष्ट्रारोही यानी कि ऊंट सेना, उष्ट कहते हैं ऊंट को, तो ऊंट सेना, तो इसका जो मुखिया होता था ऊंट बलाधिकृत। अगर हम बात करें तीनों आरोही सेनाओं का मुखिया, तो वो कौन होता था, हस्यास वोष्ट बलाधिकृत। आरोही यानी कि उष्टारोही, गजारोही और अश्वारोही, पैदल को छोड़कर, इस पैदल को छोड़कर अश्वारोही, गजारोही और उष्टारोही, ये क्या थी, आरोही सेनाएं थी, और इनका जो मुखिया होता था हस्यावोष्ट बलाधिकृत होता था। अगर हम बात करें चारों सेनाएं, अब इसमें पैदल भी शामिल हो जाएगा। चारों सेनाओं का प्रमुख होता था महासामंत, महासामंत, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब हम बात करें इसमें गुप्तचर विभाग का जो अधिकारी होता था, उसको कहते थे दुसाध्य साधनिक। इसी के साथ साथ उपरिक क्या होता था, राज्यपाल होता था। उपचारिक क्या होता था, तो भूमि के अभिलेख रखने वाला, भूमि का जो लेखा जोखा है उसकी जानकारी रखने वाला उपचारिक कहलाता था। या फिर इसका अन्य नाम है पटकोषचारिक, पटकोषचारिक। तो ये कौन होता था, भूमि के अभिलेख रखने वाला। एक होता था प्रभातार,
या प्रमातार। तो ये होता था भूमापन अधिकारी, यानी कि जमीन को मापने वाला अधिकारी कौन था, तो प्रमातार था। ये दोनों बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि दोनों सेम सेम है, मिलान करने को ये आते हैं। भूमि के अभिलेख रखने वाला औपचारिक और भूमि मापन अधिकारी प्रमातार यहाँ पर होता था। अगला है द्रोणवापम, नालीवापम, अनाज एवं भूमापन के ये क्या थे, पैमाने थे। अगर विषय की बात करें, विषय यानी कि जो जिले होते हैं, तो कितने इनके जिले थे, कितने जिलों में राज्य को विभक्त किया गया था। वैसे तो मुख्यतः 4 जिले ही हुआ करते थे, जिसमें पहला था ऐसाल विषय, विषय यानी कि जिला, तो पहले का नाम था ऐसाल। तो ऐसाल कहाँ से कहाँ तक था, यमुना से भागीरथी के मध्य का जो क्षेत्र होता था उसी का नाम था ऐसाल। दूसरा यहाँ पर हमें प्राप्त होता है अंतराल, तो अंतराल हुआ करता था भागीरथी से लेकर अलकनंदा के मध्य वाला क्षेत्र, ये भी आपको याद रखना है, अंतराल था। अगला है यहाँ पर टंकणपुर, तो टंकणपुर अलकनंदा से लेकर जो गोमती नदी है, गोमती नदी, इनके मध्य का क्षेत्र हुआ करता था। और कार्तिकेयपुर कौन सा क्षेत्र था, जोशीमठ से बैजनाथ के बीच वाला क्षेत्र कार्तिकेयपुर यहाँ पर जिला हुआ करता था। इसी के साथ साथ हमें एक विषय यहाँ पर और मिलता है जिसका नाम है मायापुर हाट। तो मायापुर हाट कहाँ से कहाँ तक था, तो सतलुज नदी से गंडकी नदी, पश्चिम में सतलुज यानी कि जो हिमाचल वाली सतलुज नदी है और गंडकी जो नेपाल से बहती है, तो इनके मध्य का जो क्षेत्र था तो मायापुर हाट था। इसमें जो तराई वाला क्षेत्र है ना, जो मैदानी भाग है उसको भी शामिल किया गया है, जैसे हरिद्वार वाला क्षेत्र है, देहरादून वाला कुछ क्षेत्र है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। तो मुख्य तो कितने विषय थे, 4 थे, ये 5वां विषय है। अगला है एक पुस्तक का नाम है स्टडीज इन स्कंद पुराण। तो स्टडीज इन स्कंद पुराण किसकी पुस्तक है, तो डॉक्टर ABL अवस्थी जी की ये पुस्तक है। और आज का लास्ट पॉइंट है, शिव प्रसाद डबराल के अनुसार गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति या फिर गढ़वाल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया है, तो मोलाराम ने दिया है। और कब दिया है, तो 1815 में इन्होंने ये दिया है। देखिए फ्रेंड, ये कौन कह रहे हैं, तो शिव प्रसाद डबराल कह रहे हैं, जबकि बहुत सारे राइटर मानते हैं गढ़वाल शब्द पहले से ही प्रचलित था, गढ़वाल शब्द पहले से ही प्रचलित था। बट जो शिव प्रसाद डबराल है वो मानते हैं मोलाराम ने 1815 में दिया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इस टॉपिक के क्वेश्चन। इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।